प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं के अंतर्गत हिंदी व्याकरण से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को स्पष्ट करने के लिए आप सभी के समक्ष चर्चा के उद्देश्य से प्रस्तुत हूँ। आइए बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को समझने से पूर्व हम वाक्य की परिभाषा को कुछ उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य कहते किसे हैं? तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, वर्ण, अक्षर, फिर उनसे बनते हैं शब्द। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो, समझ में आ जाए, वह वाक्य कहलाता है। अन्य परिभाषा के अंतर्गत आप देख सकते हैं, विचार को पूर्णता प्रदान करने वाली कम से कम एक क्रिया से युक्त पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो स्पष्ट है बच्चों, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह कहने का तात्पर्य व्याकरण के नियम से व्यवस्थित हो और जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वह वाक्य कहलाता है। नीचे वाक्य दिख रहे हैं, विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, जिनमें कर्ता, कर्म, क्रिया एवं सहायक क्रिया का क्रम सुनिश्चित है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं। और नीचे जो उदाहरण दिया गया है, सत्य से विजय होती है, यह एक पूर्ण वाक्य है क्योंकि इससे हमें एक पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। किंतु इसे यदि हेर फेर करके सत्य विजय होती इस प्रकार बनाया जाए तो यह वाक्य स्पष्ट रूप से समझ में आने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे अर्थ बोध में दुविधा उत्पन्न हो रही है। तो वाक्य होने के लिए उसे अर्थपूर्णता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। जैसे विद्या धन के समान है, विद्यांशु कल विद्यालय जाएगा, आदि वाक्य। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी वाक्य के भेद को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यहाँ हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को समझना प्रारंभ करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं। प्रथम विधानवाचक वाक्य, द्वितीय आज्ञावाचक वाक्य, तृतीय निषेधवाचक वाक्य, ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य एवं संकेतवाचक वाक्य। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी इन्हें बारी बारी से उदाहरणों के साथ और कुछ नियमों के साथ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। प्रथम आप वाक्य देख रहे हैं, भेद। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी जाए, अर्थात कोई कार्य चल रहा है, हो रहा है, अर्थात सामान्य वर्तमान या सामान्य भूतकाल की बात हो, कोई जानकारी प्राप्त हो रही हो उस वाक्य से, तो इन वाक्यों को हम विधानवाचक या विधि सूचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप चित्र और उसके नीचे दिए वाक्य से तालमेल बिठाते हुए देख सकते हैं। चीनी मीठी होती है। यहाँ एक जानकारी आपको प्राप्त हो रही है कि चीनी एक ऐसा पदार्थ है, तत्व है, जिसमें मीठापन समाहित होता है। बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल की बात है, वाक्य है। सूर्य पूर्व से उदय होता है। यहाँ भी आपको एक जानकारी प्राप्त हुई कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। दूध उजला होता है। राजा राम अयोध्या के राजा थे। यहाँ आपको सामान्य भूतकाल की वाक्य नजर आ रहे हैं, जानकारी भी प्राप्त हो रही है।
अतः इस प्रकार के वाक्य जो सामान्य जानकारी से युक्त हो, सामान्य वर्तमान या भूत से युक्त हो, वे वाक्य विधान सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी आज्ञावाचक वाक्य को जानने का प्रयास करते हैं। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जा रही हो, आदेश किया जा रहा हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की जा रही हो, निवेदन या प्रार्थना के अंतर्गत आप किसी के साथ सलाह मशवरा की जो बातें होती हैं उन्हें भी रख सकते हैं। तो ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे प्रथम चित्र और वाक्य को आप देख सकते हैं। तुम बैठ जाओ। दूसरा वाक्य, कृपया खड़े हो जाइए। यहाँ निवेदन किया जा रहा है, पहले वाक्य में आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा की जा रही है। कृपया आप सब शांत रहें। यह वाक्य भी निवेदन से युक्त आदेश है। हे प्रभु रक्षा कीजिए, यह प्रार्थना की जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम सभी इनके अन्य प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। आप चित्र के अनुरूप इन्हें समझ सकते हैं। प्रथम चित्र और उसका वाक्य, अंश विद्यालय नहीं जाएगा, रात में बिजली नहीं रहती, उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। इन सभी में आप निषेध परक क्रियाओं को देख रहे हैं, अर्थात नहीं किया जा रहा है वह कार्य। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक चीज समझने की आवश्यकता है कि आज्ञा सूचक वाक्य में और निषेधवाचक वाक्य में हमें एक मुख्य अंतर करना है। क्या कि निषेधवाचक वाक्य में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अंश विद्यालय नहीं जाएगा। यहाँ इस वाक्य का कर्ता स्वयं अंश है। यह वाक्य उस पर निर्भर है। गोलू पाठ नहीं पढ़ता है, गोलू इस वाक्य का कर्ता है और इस वाक्य का स्वतंत्र कर्ता है। उसे कोई बाध्य नहीं कर रहा है, कोई आदेश नहीं दे रहा है। परंतु आज्ञा सूचक वाक्य में आप देखेंगे, इसी वाक्य को यदि हम बदल कर देखें, गोलू पाठ नहीं पढ़ना है, तो यहाँ अस्पष्ट कर्ता कहीं और है और गोलू को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, आदेशित किया जा रहा है कि पाठ नहीं पढ़ना है तुम्हें, गोलू तुम्हें पाठ नहीं पढ़ना है, या श्याम यहाँ मत आओ। तो जब संबोधन युक्त या ऐसे वाक्य, संबोधन युक्त या ऐसे वाक्य जिसका कर्ता अपने वाक्य का स्वतंत्र कर्ता ना होकर पराश्रित हो, तो वह आदेश या आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत रखे जाएंगे। परंतु ऐसे वाक्य जिसका कर्ता स्वतंत्र हो, जिसकी इच्छा से वह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत हम उसे रखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी प्रश्नवाचक वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, और ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ दिखाई देगा आपको। प्रथम चित्र में पूछा जा रहा है किसी से, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरे चित्र में दो मित्र चर्चा करते हुए बोल रहे हैं कि क्या आप रायगंज में रहते हैं। तीसरे चित्र में
खाने के टेबल पर बैठा व्यक्ति, आप क्या खाना पसंद करेंगे? चौथे चित्र में एक व्यक्ति टेबल पर मेज पर सिर लगाकर टिकाकर बैठा हुआ है, तो उसका साथी बोल रहा है, पूछ रहा है, स्वास्थ्य अब कैसा है? तो यहाँ कुछ जानने की जिज्ञासा है, इच्छा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य के श्रेणी में रखे जाएंगे। आइए बच्चों, वाक्य भेद के अन्य प्रकारों को भी जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा प्रकार है बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय का भाव व्यक्त हो। विस्मय का तात्पर्य यह खुशी में भी हो सकता है, दुख में भी हो सकता है, घृणा में भी हो सकता है, प्रेम में भी हो सकता है। ऐसे आश्चर्य जो हर्ष, विषाद, सुख की स्थिति में, दुख की स्थिति में, घृणा की स्थिति में, प्रेम की स्थिति में उत्पन्न हो, वो विस्मयादि वाचक वाक्य के श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आप प्रथम चित्र में देख रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को बोला जा रहा है, अरे इतने बड़े हो गए। मतलब वो बहुत दिनों बाद देखी तो अचंभित रह गई कि अभी तो इतना छोटा सा देखा था पहली बार जब देखा। दूसरा चित्र, आहा क्या मौसम है। मतलब यहाँ खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है, उनके मन को आनंद मिल रहा है मौसम के परिवर्तन को देखकर। तीसरे चित्र में एक बच्चा कह रहा है, धत मुंह नोच लूंगा। बच्चा दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें परेशान कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि धत मुंह नोच लूंगा। चौथे चित्र में आप देख रहे हैं, हाय मैं तो डर ही गई। तब किसी अचानक से दृश्य को देखकर लगा हो कि वो डर गई हो। तो ऐसे वाक्य जो हैं विस्मयादि बोधक वाक्य के श्रेणी में आते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको सभी वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह नजर आ रहा है, जिसे संबोधन सूचक चिन्ह भी कहते हैं। परंतु आप याद रखिएगा कि संबोधन सूचक के लिए जिसका संबोधन किया जा रहा है उस कर्ता को स्पष्ट तौर पे कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अरे मोहन यहाँ आओ, तो वहाँ मोहन के बाद आपको जिसे संबोधित किया जा रहा है उस व्यक्ति के बाद आपको संबोधन का चिन्ह लगाना है। या दूसरा भी प्रकार आप देख सकते हैं, अरे तुम यहाँ आओ, यह भी एक प्रकार है। तो संबोधन युक्त चिन्ह में और विस्मयादि बोधक चिन्ह में आपको वाक्य के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी इच्छावाचक वाक्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में किसी के लिए मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद व्यक्त किया गया हो, या इसके विपरीत किसी को श्राप देने के लिए, किसी के लिए अभिशाप की कामना करने के लिए वाक्य रखी जाते हैं, वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे प्रथम आप देख सकते हैं, काश मेरे भी पंख होते। यहाँ इच्छा व्यक्त की जा रही है। दूसरे वाक्य में आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगल कामना की जा रही है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें, 9 वर्ष की बधाइयाँ। इस प्रकार के वाक्य इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। आइए बच्चों, अब हम वाक्य भेद के अन्य प्रकारों को जानने का प्रयास करते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो, संभावना व्यक्त की जा रही हो, आशंका हो, वह संदेहवाचक वाक्य के श्रेणी में नियोजित किए जाते हैं। ऐसे वाक्य जैसे आप नीचे चित्र और वाक्य से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
संभव है आज धूप निकले, बादल के छाए होने से आज आशंका बनी हुई है कि शायद आज धूप निकल सके। कहना मुश्किल है स्पष्ट तौर पे। दूसरे वाक्य में संभावना व्यक्त की जा रही है, संभवतः मैं जीत जाऊं, हो सकता है शायद मैं जीत जाऊं। तो यहाँ पर भी संभावना या संदेह की स्थिति बनी हुई है। कदाचित उसने देखा ही ना हो, कदाचित उसने देखा ही ना हो, यह भाव शायद यह संभावना को व्यक्त करता है। चौथा वाक्य, शायद उसे खबर ही ना हो। तो आप देख रहे हैं सभी वाक्य में कहीं न कहीं संभावनाओं को अभिव्यक्त किया जा रहा है कि जिसके होने में, जिस कार्य के होने में आशंका बनी हुई हो। जैसे मोहन पढ़ रहा होगा, यहाँ भी आश्वस्त नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिसमें संभावना व्यक्त की गई हो, कार्य के होने में संदेह हो, वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों, अंतिम भेद को हम समझने का प्रयास करते हैं। संकेतवाचक वाक्य, संकेत आपको कंडीशन, शर्त बताने वाले वाक्य होते हैं। जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के पूरी होने पर दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, अर्थात पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा, अर्थात यह शर्त है। तो शर्त से संबंधित वाक्य संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे जब धूप निकलेगा तो पहले धूप को निकलना होगा, यह क्रिया जब संपन्न होगी तब दूसरी क्रिया, तब कपड़े धोएंगे, तब कपड़े धोए जाएंगे। तो ये संकेत का बोध कराता है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी होती, मतलब आपका होना आवश्यक था। तो होना क्रिया के संपन्न होने के पश्चात दूसरी क्रिया होती। तो अधिकांशतः ऐसे वाक्यों में आप दो क्रियाएं देख सकते हैं। संकेतवाचक के तीसरे वाक्य को आप देखें, जिसमें दिया गया है यदि तुम बुलाते, तो पहले बुलाना था तो मैं जरूर आता। तो यह कार्य यदि होता तो दूसरा कार्य पक्का होता। अब तुमने पहला काम किया ही नहीं तो मैं दूसरा काम कैसे करूं? तो यही बात आती है, तुमने बुलाया नहीं तो मैं आऊं कैसे। चौथे वाक्य में देखिए बच्चों, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। बच्चा अपने रिपोर्ट कार्ड को लिए बैठा है और अपने मन को समझा रहा है कि यदि मैं मन लगाकर पढ़ा होता, ये कंडीशन शर्त को पूरा किया होता, तो दूसरा शर्त अपने आप पूरा हो जाता। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कालांश में आप सभी ने वाक्य भेद के सभी प्रकारों को समझा, उनके उदाहरणों के साथ। अगले कालांश में प्रत्येक वाक्य भेद को दूसरे प्रकार के, प्रत्येक वाक्य भेद के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्य भेद में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उन नियमों के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद।